नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज चुनाव के मैदान में जबरदस्त कैंपेन देखने को मिला। यूपी, गुजरात और दिल्ली में बड़े बड़े नेताओं ने जो कहा वो सुनने लायक है। आज मैं आपको घर बैठे इन तीनों राज्यों के कैंपेन का रंग दिखाऊंगा, इन बड़े बड़े नेताओं के भाषणों के चुने हुए अंश दिखाऊंगा। आज योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लोगों को उस जमाने की याद दिलाई जब गुंडागर्दी की वजह से बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल होता था। योगी ने कहा अब गुंडे और बदमाश क्राइम करने से डरते हैं। यूपी में रामगोपाल यादव ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के कहने पर वोटर लिस्ट से मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं। आजम खान ने तो और भी चौंकाने वाली बात कही। आजम खान ने कहा कि बीजेपी देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का वोट डालने का अधिकार खत्म करना चाहती है। गुजरात में राजनाथ सिंह ने उन दिनों की याद दिलाई जब हर रोज दंगे हुआ करते थे। उन्होंने कहा दंगाइयों को सबक सिखाया गया, इसीलिए गुजरात में 20 साल से शांति है। यहां दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कहा अगर जनता ने बीजेपी को वोट दिया तो दिल्ली वालों की जिंदगी नर्क बना देगी। लेकिन गडकरी ने दिल्ली के लोगों को बताया कि इतनी अच्छी सड़कें बन रही हैं कि अगले साल जनवरी से दिल्ली से जयपुर, देहरादून और हरिद्वार जाने में सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। मैं इन सारे नेताओं की बातें आपको डिटेल में सुनाऊंगा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के कैंपेन से। आज उत्तर प्रदेश के खतौली में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने काफी एग्रेसिव कैंपेन किया। समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी की तुलना तालिबान के राज से की। योगी आदित्यनाथ ने कहा एक जमाना था जब गुंडागर्दी की वजह से बहन बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था। बेटियां स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती थी, व्यापारी पलायन कर रहे थे, राहगीर लूट लिए जाते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। योगी ने कहा कि कानून का राज है, गुंडे और अपराधी उत्तर प्रदेश में क्राइम करने से डरते हैं। इसके बाद योगी ने मुजफ्फरनगर के दंगों की याद दिलाई। योगी ने कहा अब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, उस समय कवाल में बवाल मचा था। जब गौरव और सचिन की हत्या की गई तब समाजवादी पार्टी और लोक दल वाले कहां थे। योगी ने मुजफ्फरनगर की जनता को कर्फ्यू के दिनों की याद दिलाई। कहा जब हजारों हिंदुओं को जेल भेजा गया तब समाजवादी पार्टी और लोक दल के नेता पूछने तक नहीं आए। लेकिन आज बीजेपी की सरकार है, गौरव और सचिन के गुनहगारों का क्या हाल है ये सब जानते हैं, ये कहा योगी ने। कवाल का बवाल इस समाजवादी पार्टी का कलंक है। ये सपा और उस समय की लोकदल पार्टी के संयुक्त गठबंधन सरकार की देन थी, जो एक क्रूर अत्याचार हिंदू नौजवानों पर और यहां के नागरिकों पर करने की साजिश का हिस्सा था। निर्दोष सचिन और गौरव जिस तरीके से निर्मम और बर्बर अत्याचार के शिकार हुए थे, कौन इसको विस्मृत कर सकता है। और जिन लोगों ने सचिन और गौरव जैसे नौजवानों के साथ क्रूरता ढाई थी, उनके सिपह सालारों के साथ क्या हो रहा है आज हर व्यक्ति देख रहा है। जब कबाल का बवाल हो रहा था तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। महीनों कर्फ्यू था, लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा था। हजारों हिंदू नौजवानों को जेल के अंदर ठूंस दिया गया था। तब सपा के नेता तो नहीं आ सकते थे, लेकिन लोकदल के नेता कहां थे? आज पूछा जाना चाहिए इन लोगों से, तब लोकदल कहां था? तब तो ये पूछने नहीं आए थे। मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद योगी आदित्यनाथ ने माफिया राज, गुंडा टैक्स और महिलाओं की सुरक्षा का जिक्र किया। योगी ने कहा पहले मुजफ्फरनगर में कोई सुरक्षित नहीं था, किसानों की हत्या कर दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। योगी ने कहा जो जिस भाषा में समझता है हमारी सरकार उसे उसी भाषा में समझाना जानती है। यही वजह है कि यूपी में आज कानून का इकबाल बुलंद है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को एक नजीर बनाया है। पहले यहां पर केरान और कांधाला से प्लान होता था,
हर एक कस्बे में आकर के गुंडे जाकर के एक एक व्यापारी से गुंडा टैक्स वसूली करते थे, राह चलते हुए राहगीरों की हत्या करते थे। अन्नदाता किसान अपने खेतों में नहीं जा सकता था, बहन बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी और बहनें मार्केट में जाकर के घर के लिए आवश्यक सामग्री नहीं खरीद सकती थी। भाइयों बहनों, आज कैराना और कांदला का प्लांट बंद हुआ। जो भागे हुए थे वे व्यापारी वापस आए हैं। आज फिर से कैराना और कांदला में रौनक फिर से देखने को मिल रही है। बहन और बेटियां सुरक्षित हुई हैं, गुंडा टैक्स बंद हुआ है। और भाइयों बहनों, सपा और लोकदल की जोड़ी फिर से गुंडा टैक्स को प्रारंभ करने की साजिश का हिस्सा बना हुआ है। कैराना और कांदला जैसे प्लान के लिए फिर से साजिशें रच रहे हैं। फिर से वह चाहते हैं कि बेटियां और बहनें फिर से सड़क पे ना आने पाए। तालिबान जैसा शासन चाहते हैं। लेकिन आपको मैं ये गारंटी देने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार किसी भी प्रकार की अराजकता और गुंडागिर्दी को पनपने नहीं देगी। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझाने का कार्य भी करेंगे। आपको याद होगा यूपी में जब असेंबली के इलेक्शन हुए थे तो भी योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात कई बार की थी। और मुझे याद है विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और आरएलडी को बड़ी उम्मीद थी कि इस इलाके में वो क्लीन स्वीप कर लेंगे। लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू था जिसने योगी आदित्यनाथ को एज दिया। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि योगी की सरकार में यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। आज सीएम योगी ने कहा कि अगर सरकार सख्ती नहीं करती, माफिया और गुंडों पर एक्शन नहीं करती, तो यूपी में इतना अच्छा माहौल कैसे होता। आदत जल्दी छूटती नहीं है। आप याद करिए, अगर हम सख्ती नहीं करते क्या हम शांति बना पाते, सुरक्षा दे पाते? किसी प्रकार की यहां पर हर व्यक्ति के सामने इतना बेहतर माहौल दे पाते? अन्नदाता किसान अपने खेतों में नहीं जा पाता था, क्योंकि खेतों में जैसे वह जाता था तो भाइयों बहनों उससे पहले उसके खेत का सामान उठा लिया जाता था। कभी उसके ट्यूबवेल के कनेक्शन काट दिए जाते थे, कभी वहां मशीन चोरी कर ली जाती थी और कभी किसान की हत्या कर दी जाती थी। आज तो ऐसा नहीं है। आज तो सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण है। और मैंने तो पहले कह रखा है, अपराधी जिस प्रकार की भाषा, माफिया जिस प्रकार की भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझाने का कार्य करो, लेकिन आम जनता की सुरक्षा में सेंध लगाने की छूट किसी को मत दो। योगी के साथ मुजफ्फरनगर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजीव बालियान ने भी आज लोगों को समाजवादी पार्टी के शासन की याद दिलाई। संजीव बालियान ने कहा कि पहले जब किसान खेत पर जाता था तो अपने कंधे पर फावड़ा रखने से पहले साथ में रिवॉल्वर या कट्टा रखता था। अपराधियों का इतना खौफ था कि मुजफ्फरनगर में कोई गाड़ी वाला ब्रेक तक नहीं लगाता था। उसे लगता था गाड़ी रुकी तो लूट लिया जाएगा। लेकिन आज लाखों टूरिस्ट यहां से गुजरते हैं, यहां के होटल्स में खाना खाते हैं, इससे लोगों को रोजगार भी मिलता है। और बालियान ने कहा कि यह बदलाव बीजेपी की सरकार में आया है। एक फैशन हो गया मुजफ्फरनगर के, हर चुनाव में मांगे भाईचारा बनाना आए, किसान की बात करने आए और फिर अगले चुनाव तक पाते नहीं। अगर 2022 के चुनाव के बाद अगर उपचुनाव न होता तो नेता सीधा 2024 में दिखाई देते। 2014 से पहले का दौर याद करो। अगर किसान खेत में जाया कर था तो कंधे पे फावड़ा बाद में रखा था और आंटी में कट्टा पहले लगाया कर था। ये हालत इस मुजफ्फरनगर के थे। स्कूल में जब विद्यार्थी जाते थे 11वीं 12वीं में तो किताब जो बस्ता है ना, बस्ता बाद में कंधे पर रखा था, अंटी में रिवॉल्वर कट्टा लगा के जाया करता। ये हालत इस मुजफ्फरनगर जनपद के थे। आपका आशीर्वाद से पहले मोदी जी आए, नेशनल हाईवे रेलवे के काम की शुरुआत हुई। 2017 में आपके आशीर्वाद से योगी जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो किसान के कंधे में फावड़ा तो है पर एंटी से कट्टा गायब है। बिल्कुल कहीं कोई कट्टा दिखाई नहीं देता। और आज ये विपक्ष के नेता ऐसे उम्मीदवार लेना चाहते हैं
ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं। जो कानून व्यवस्था योगी जी ने बनाई, आज वही पुलिस है जो पहले थी। वही इस मुजफ्फरनगर जनपद में हाईवे से गुजरता हुआ कोई ब्रेक नहीं मारा था, और आज इस हाईवे पे इस देश के सबसे ज्यादा रिजॉर्ट, सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट अगर कहीं है तो जनपद मुजफ्फरनगर में रोज कई लाख लोग हमारे यहां रुक के जाते हैं। 2017 के बाद यह परिवर्तन आया। अब मैं आपको यूपी के चुनाव का एक और रंग दिखाता हूं। योगी आदित्यनाथ के बारे में बीजेपी के नेता किस तरह की इंटरेस्टिंग बातें कहते हैं, यह सुनाता हूं। योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद थे। बागपत से बीजेपी के सांसद सत्यपाल सिंह ने योगी को इस युग का अवतार बताया। सत्यपाल सिंह ने कहा कि योगी कंस के लिए कृष्ण, रावण के लिए राम और अफजल खान के लिए शिवाजी महाराज बनकर आए हैं। या समाज या राष्ट्र के समय कभी कभी ऐसा कालखंड आता है, उस कालखंड में कुछ ऐसे युग पुरुष जन्म लेते हैं कि वो समाज को बदलने का रखते हैं, और समाज को बदलते हैं, देश को बदलते हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ऐसे ही युग पुरुष हैं। वो हमारे गौरव हैं, उत्तर प्रदेश के गौरव हैं। उत्तर प्रदेश के ही गौरव नहीं, वो इस देश के गौरव हैं। केवल देश के नहीं, इस देश की सत्य सनातन संस्कृति के गौरव हैं। मित्रों, आजकल के जमाने में जो कंस हैं, उनके लिए भगवान कृष्ण बनकर के आए हैं। आजकल के रावणों के लिए रावणों का वध करने के लिए भगवान राम बन करके आए हैं, और आज अफजल और अंसारियों के लिए और शिवाजी महाराज बन करके आए हैं। योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ी बात कही मेरठ में। यहां उन्होंने कानून से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी चेतावनी दी। योगी ने कहा कि मेरठ में ऐसा सिस्टम तैयार हो रहा है जिसमें अगर इस चौराहे पर कोई घटना हुई तो अगले चौराहे पर बदमाश ढेर हो जाएंगे। योगी ने मेरठ में क्या कहा, मैं आपको सुनवा देता हूं। अगर शहर की सुरक्षा पर बहन बेटी हो, व्यापारी हो, आम राहगीर हो, कॉमन नागरिक हो, उनकी सुरक्षा पर कोई सेंध लगाने का कहीं से किसी ने दुस्साहस किया, इस चौराहे पर उसने किया, अगले चौराहे पर पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। उस आगे से कोई इस प्रकार का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुरक्षा का एक बेहतर माहौल दे रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, आस्था का सम्मान करने वाली, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी देने वाली बन चुकी है। योगी आदित्यनाथ का यह दावा सही है कि उन्होंने अपराधियों पर सख्त एक्शन लिया है, जबरदस्त कार्रवाई की है, माफिया के अपराधियों के दिल में कानून और पुलिस का डर पैदा किया है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यह कर पाना आसान नहीं था। योगी की यह बात भी सही है कि अब यूपी में दंगे फसाद नहीं होते, अब मारपीट की, मारकाट की खबरें नहीं आती। लेकिन यूपी के बाई इलेक्शन में अखिलेश यादव इन दोनों इश्यूज की बात नहीं करते। वो तो नेताजी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लोगों को मुलायम सिंह यादव के परिवार की विरासत की याद दिला रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा बाई इलेक्शन के लिए प्रचार के दौरान आज अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जसवंत नगर में एक साथ एक मंच पर थे। अखिलेश ने मंच पर आते ही सबसे पहले चाचा का आशीर्वाद लिया। मैनपुरी का चुनाव यादव परिवार के लिए कितनी अहमियत रखता है, यह इस तस्वीर से साफ हो गया। शिवपाल यादव ने आज मंच से कहा, यह केवल चुनाव नहीं बल्कि यादव परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल है, जिसके लिए हम सब एक साथ आए हैं। नेताजी के न रहने पर हम सब लोगों के इज्जत का मामला है, सम्मान का मामला है। जब हम अखिलेश के साथ हो गए तो आप सब लोगों की इज्जत लगी, जब मेरी इज्जत लगी, पूरे परिवार की इज्जत लगी, पूरे समाजवादियों की इज्जत लगी, तो हाथ उठा करके बताइए, हाथ उठा करके बताइए, डिम्पल को इतने वोटों से जिता देना,
भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की धोखेबाज की जमानत जब्त हो जाए। यह बात सही है कि मैनपुरी का चुनाव अखिलेश यादव के लिए, शिवपाल के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। ये यादव परिवार का गढ़ है ये इलाका। अगर आजमगढ़ की तरह ये सीट समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल गई तो अखिलेश के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। शिवपाल यादव के साथ आने से अखिलेश की हिम्मत बढ़ी है, सपोर्ट मिला है। चाचा शिवपाल यादव ने आज भतीजे अखिलेश यादव को नया नाम भी दे दिया। शिवपाल ने कहा कि नेताजी को मैनपुरी इटावा के लोग बड़ा मंत्री और उन्हें छोटा मंत्री कहते थे। अब वो लोगों से अपील करेंगे कि अखिलेश को सभी लोग छोटे नेताजी के नाम से संबोधित करें। नेताजी से यहाँ की जनता पूरे इटावा मैनपुरी की कहती थी बड़े मंत्री, और हमसे कहते थे छोटी मंत्री। तो नहीं, आदर्शों पर तो हमें चलना है। नेताजी के आदर्शों पर मैंने कहा हमें चलना है। तो हम अखिलेश से यही कहेंगे, नेताजी से तो नेताजी कहते ही थे, अखिलेश यादव तुमसे छोटे नेताजी, यहाँ की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता छोटे नेताजी के नाम से पुकारे। मैं ये कहना चाहता हूं। ये तो मानना पड़ेगा कि इस बार पूरा यादव परिवार एक साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रहा है। आज अखिलेश ने कहा भी कि जब चाचा अलग थे तो बीजेपी आरोप लगाती थी कि परिवार भी नहीं संभल रहा। अब जब चाचा साथ हैं तो बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगा रही है। अखिलेश ने आज मुख्यमंत्री योगी के पेंडुलम वाले बयान का भी जवाब दिया। अखिलेश ने कहा, चाचा जानते हैं कब किसे किस तरह झूला झुलाना है। अपने जितने समाजवादी लोग हैं, गांव के लोग हैं, उन सबको खुशी हुई कि हम और चाचा दोनों मिल गए। लेकिन हमें बीजेपी की बीमारी क्या है हमें नहीं पता लग पा रही है। ये बीजेपी के नेताओं की बीमारी का इलाज क्या है हमें नहीं पता इस बात का। जब हम दूर रहते हैं तो कहते हैं देखो कैसे नेता हैं जो अपने परिवार को नहीं जोड़ सकते हैं, वो क्या पार्टी और समाज को जोड़ेंगे। और हम वो चाचा अगर मिल जाए तो बोले कितने परिवारवादी पार्टी है। मुझे बीजेपी की पता नहीं कौन सी बीमारी है। और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी आए, वो पता नहीं क्या कह रहे थे, पेंडुलम की कोई ज्ञान देके गए, पेंडुलम का कोई ज्ञान। उनका भाषण सुनो तो ऐसा सुना रहे समझा रहे जैसे वो फिजिक्स के स्टूडेंट है। हम लोग पेंडुलम वाली घड़ियां छोड़ चुके हैं, सबकी घड़ियां मोबाइल में आ गई हैं। और पेंडुलम का सबसे बढ़िया उदाहरण तो झूला है। कभी झूलते देखा? आपने देखा होगा झूला। पेंडुलम का एग्जाम्पल तो झूला ही हो सकता है। और वो जानते नहीं कि चाचा ने नेताजी से सीखा है। और कई बार जो झूले पे नौसिखिया को संग लेके चलते हैं तो बताओ क्या हालत होती है उसकी। ऊपर जाने में तो डरता ही डरता है, और जब नीचे आता है झूला तो पता नहीं क्या होता होगा। तो इसलिए हम सरकार के लोगों से कहेंगे कि हमें पेंडुलम की भाषा ना समझाओ, हमारे चाचा जानते हैं झूला कब किसको झुलाना है। कुल मिलाकर मैनपुरी का बाई इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। बड़े इंटरेस्टिंग भाषण सुनने को मिल रहे हैं। अखिलेश ने जो कुछ कहा उसका करारा जवाब दिया यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शिवपाल यादव का अपमान बीजेपी ने नहीं बल्कि अखिलेश यादव ने किया था। अखिलेश ने ही उन्हें फुटबॉल बनाया था। अब मुख्यमंत्री ने सच कह दिया तो अखिलेश को बुरा लग रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ था और आप सब गए थे कि नहीं? सभा में गए थे। उन्होंने कह दिया कि श्री शिवपाल यादव जी जो अखिलेश यादव जी के चाचा जी, उनको कह दिया पेंडुलम और फुटबॉल।
तो वो श्री अखिलेश यादव जी फिजिक्स के प्रोफेसर बन करके आ गए कि पेंडुलम का मतलब क्या होता है वो समझाने के लिए आ गए। अरे श्री अखिलेश यादव जी, आपके चाचा श्री शिवपाल सिंह यादव जी का अपमान और अनादर हमने नहीं किया था। हमारे तो संस्कार है अपने बड़ों का सम्मान करना। आपने ही अनादर किया था, आपने ही उनको फुटबॉल बनाया था। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सच कह दिया तो आपको मिर्ची लग गई। अरे यह सच आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। श्री शिवपाल सिंह यादव जी की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे थे। बताइए, जब तक श्री शिवपाल सिंह यादव जी और सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी के बीच में विवाद था, उत्तर प्रदेश की जो सुरक्षा समिति है उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा देकर के रखी थी। लेकिन अगर आज चाचा भतीजे एक हो गए तो न चाचा को भतीजे से खतरा और न भतीजे को चाचा से खतरा, तो क्या इनको ऐसी सिक्योरिटी देनी चाहिए क्या? मैनपुरी में प्रचार का कितना शोर है, कैसा शोर है, ये मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको दिखाता हूं शिकायतों का दौर कैसा है। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के हार के बाद अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए थे और अब रामगोपाल यादव चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट के आधार पर बाय इलेक्शन करवाया जाए, उसी वोटर लिस्ट के आधार पर जो विधानसभा के लिए तैयार की गई थी। रामगोपाल आज जिला प्रशासन से की शिकायत लेकर के चुनाव आयोग पहुंचे। रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर मतदाता सूची से मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने इटावा मैनपुरी के एसपी और डीएम दोनों को हटाने की मांग भी की। हमने ये मांग की है कि अभी विधानसभा के चुनाव में जो मतदाता सूची थी वही उसी से चुनाव कराया जाए। केवल जो मर गए हैं लोग उनका नाम हटाया जाए। वो मुस्लिम बूथ हैं सब, तो मुस्लिम बूथ के वोट काटने में तो कोई दिक्कत ही इन लोगों को नहीं होती है, क्योंकि पहचानना ही नहीं किस पार्टी का है। वो चाहे जिसके नाम के आगे डिलीट की मोहर लगा दी जाएगा, वोट नहीं डाल पाएगा। जो नॉन मुस्लिम बूथ हैं उन पर बीजेपी का जो आदमी है वो नाम देता है, बीएलओ नहीं देता है। वो देता है कि ये नाम काट दिए जाएं और वो काटे जा रहे हैं। उनकी हम सूची सब दे रहे हैं धीरे धीरे। मैंने दोनों जिलों के पुलिस कप्तान और डीएम को हटाने की मांग। रामगोपाल यादव ने आज कहा कि उसी वोटर लिस्ट से चुनाव करवाए जाएं जो असेंबली इलेक्शन में थी, और अखिलेश यादव ने कई दिन पहले कहा था कि असेंबली इलेक्शन में नाम काटे गए थे। अखिलेश ने कहा था असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के वोटर्स के नाम कटवा दिए, और रामगोपाल ने आज कहा कि जो वोट कटवाए गए वो मुसलमानों के थे। आजम खान ने मुसलमानों के वोटों को लेकर यही बात रामपुर में एक अलग अंदाज में कही। रामपुर बाई इलेक्शन के कैंपेन में 2 दिन पहले आजम खान ने इल्जाम लगाया था कि बीजेपी उन्हें देश से बाहर निकालना चाहती है, लेकिन अब आजम खान रामपुर की जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। आजम खान कह रहे हैं कि बीजेपी देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का वोट डालने का अधिकार खत्म करना चाहती है। और इसके साथ साथ आजम खान ने कहा जो आज उनके साथ हो रहा है, अगर वो अपनी सरकार के दौरान ऐसा करते तो बच्चा भी पैदा होने से पहले ये कहता आजम खान से पूछ लो पैदा होना है या नहीं। मेरा वोट देने का इख्तियार भी खत्म कर दिया। ये एक टेस्ट, एक तजुर्बा है कि आजम खान का यह हक खत्म होने के बाद हिंदुस्तान की इस दूसरी बड़ी आबादी का अगर यह हक खत्म किया जाएगा तो रद्द-ए-अमल कितना होगा। दोस्तों, जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है, 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता, ये पूछ लो आजम खान से बाहर निकलना भी है या नहीं। आजम खान का बात कहने का अपना अंदाज है और वो इलेक्शन कैंपेन को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। वैसे आजम खान सपने भी नहीं सोच सकते थे कि वो रामपुर से चुनाव हार सकते हैं। योगी ने उनके कैंडिडेट को हराकर दिखा दिया। अब फिर आजम खान की सीट पर चुनाव है, उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है। इस बार वो लोगों को अपने जख्म दिखा रहे हैं। आजम खान अपने ऊपर हुए जुल्म की याद दिला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि मुसलमानों के हक खतरे में है। मुसलमानों और दंगों की बात आज गुजरात के चुनाव में भी हुई।
इसकी डिटेल्स आपको बताऊं, इससे पहले यह बता देता हूं कि गुजरात की 89 असेंबली सीटों पर कल वोटिंग होगी। वोटिंग शुरू होने में 10 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। गुजरात में कल जिन 89 सीटों पर वोटिंग होनी है वो सीटें सौराष्ट्र, कच्छ और साउथ गुजरात के इलाकों में है। यहां पिछली बार कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था और इस बार कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी इसी इलाके से उम्मीद लगाई हुई है। इन 89 सीटों पर तो इलेक्शन कैंपेन कल खत्म हो गया था, लेकिन सेकेंड फेज के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, होम मिनिस्टर अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। जेपी नड्डा ने जमालपुर खड़िया असेंबली सीट में रोड शो किया। पिछली बार यहां से कांग्रेस के इमरान खेड़ावाला जीते थे, लेकिन नड्डा ने कहा कि इस बार जमालपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का जोश दिख रहा है। जमालपुर सीट को भी बीजेपी ही जीतेगी। नड्डा ने यह भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से करके गुजरात के बेटे का अपमान किया है, उसके बाद गुजरात की जनता कांग्रेस को सबक सिखाना चाहती है। इस बार एक तरफा फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने मन बना लिया है। बीत गई सो बात गई। अब लोग भारतीय जनता पार्टी को पूरी ताकत के साथ चुनाव जिता रहे हैं और ये जमालपुर की सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। सोनिया जी और राहुल जी ने जिस तरीके का भाषा का प्रयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उपयोग किया है, यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है, यह उनके सोच को दर्शाता है, ये उनके स्तर को दर्शाता है। और प्रजातंत्र में जिस तरीके के हल्के शब्दों का उपयोग किया है वह निंदनीय भी है और एक तरीके से उनकी हताशा को बताता है। और उनके जो नेता हैं आगे, वो उन्हीं शब्दों को लेकर के आगे चले हैं। किस किस तरह की हल्की शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये प्रजातंत्र के प्रति उनका जो इज्जत है और प्रजातंत्र के प्रति जो उनकी कमिटमेंट है वह भी बताती है और उनके सोच से पार्टी के विचार क्या बनता है वो भी बताती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज कैंपेनिंग के लिए गुजरात में थे। पहले उन्होंने अहमदाबाद में डोर टू डोर कैंपेन किया, इसके बाद वो वडोदरा गए। समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ सम्मेलन किए। राजनाथ सिंह ने गुजरात के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, उन्हें सही तरीके से सरकार चलाने वाली पार्टी को पहचानना आता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि गुजरात के लोगों ने बीजेपी को कई साल पहले ही पहचान लिया था, इसीलिए 27 साल से गुजरात में बीजेपी सत्ता में है। राजनाथ सिंह जानते हैं कि चुनाव में नरेंद्र मोदी ही बीजेपी का ट्रम्प कार्ड है, इसलिए उन्होंने गुजरात से मोदी के रिश्तों का जिक्र भी किया। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप सब ने भारतीय जनता पार्टी को पहचाना है, परखा है और लगातार कई बार गुजरात में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। बहनों भाइयों, कई राज्यों में मैंने देखा है कि बराबर लोग सरकार बदलते रहते हैं, लेकिन मैं गुजरात के लोगों को बधाई देना चाहता हूं, जिसको एक बार परख लिया, जिसको एक बार जांच लिया, उसके साथ गुजरात के लोग अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं, कभी अपना रिश्ता तोड़ते नहीं हैं। यह हमारे गुजरात भाइयों, गुजरात के रहने वाले बहनों भाइयों की खासियत है। यहां पर कई मुख्यमंत्री रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी भी यहां के मुख्यमंत्री रहे 13 वर्षों तक लगातार। उस समय सारे भारत में अव्वल मुख्यमंत्री कोई माना जाता था तो गुजराती माता की कोख से पैदा हुए इसी धरती के लाल नरेंद्र भाई मोदी सबसे अव्वल मुख्यमंत्री माने जाते थे सारे हिंदुस्तान में। और जब से वह भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, बहनों भाइयों, आप सब में जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी तरह अखबारों को पढ़ते होंगे, समाचार सुनते होंगे, उन्हें इस बात की जानकारी जरूर होगी, सारी दुनिया में भारत का कद ऊंचा हुआ है। भारत का कद बढ़ाने वाले, सारी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा ऊंचा करने वाले यही भारत की मिट्टी में खेल कूद कर बड़े हुए आपके ही नरेंद्र भाई मोदी हैं। गुजरात में बीजेपी के विरोधी आजकल 2 मुद्दों को सबसे ज्यादा उछाल रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जीत गई
तो गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देगी। कांग्रेस आरोप लगा रही कि अमित शाह 2002 में मुसलमानों को सबक सिखाने की बात कहकर कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन राजनाथ सिंह ने इन दोनों आरोपों का जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हमेशा से बीजेपी के एजेंडे में रहा है। कई राज्य सरकारें इसे अपने यहां लागू करने की तैयारी कर रही हैं। गोवा में तो कई साल से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। जहां तक अमित शाह के बयान की बात है, तो राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने दंगाइयों को सबक सिखाने की बात कही और इसमें गलत कुछ नहीं है। दंगाइयों को सबक सिखाने की वजह से ही गुजरात में 20 साल से शांति है। जबकि सच्चाई है कि हमारे भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स हैं, उसमें इसका उल्लेख किया, चर्चा किया कि करना है हमको, वही कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता लागू कर रहे हैं। और यह आज से नहीं, 1951 से जब जनसंघ के रूप में हम लोग काम कर रहे थे, उस समय से हमारे घोषणा पत्र में यह रहा है कि समान नागरिक संहिता लागू करेंगे जब भी हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा। ये छुपकर अथवा चोरी से अथवा सिर नीचे करके इस काम को नहीं कर रहे हैं। समय दंगे हुए थे, गोधरा कांड हुआ था, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में यहां सरकार चली है, उसके बाद एक भी दंगे यहां नहीं होने पाए। क्या जनता को इसका स्मरण कराना कोई अपराध है कि हमने ऐसी सरकार चलाई है कि एक भी दंगे नहीं होने पाए? सभी संतुष्ट हैं, सभी खुश हैं। ऐसी नौबत हमने नहीं आने दी थी। हमारी ये तो अचीवमेंट है, हमारी उपलब्धि है। इसकी चर्चा करना कोई अपराध तो है नहीं। गुजरात में जिन 82 सीटों पर कल वोटिंग होनी है, उनके बारे में थोड़ी जानकारी समझ लेते हैं। इन इलाकों में शेड्यूल ट्राइब और पाटीदार समाज के लोगों की अच्छी खासी प्रेजेंस है। पिछली बार शेड्यूल ट्राइब वाले इलाकों में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था और पाटीदार आरक्षण आंदोलन की वजह से भी बीजेपी को काफी सीटों का नुकसान हुआ था। वहां पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन इलाकों में 38 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 48। लेकिन इस बार पाटीदार आरक्षण को लेकर विवाद नहीं है, मामला खत्म हो चुका है और इस बार ट्राइबल इलाकों में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसके साथ साथ बीजेपी को उम्मीद है कि सौराष्ट्र कच्छ इलाके में आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के वोट काटेगी, उसे नुकसान पहुंचाएगी। आम आदमी पार्टी ने जिन गिनी चुनी सीटों पर सबसे ज्यादा जोर लगाया है, उनमें से ज्यादातर इसी इलाके में है। आम आदमी पार्टी ने ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जिनकी विनेबिलिटी, जीतने की संभावना ज्यादा है। ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट देते वक्त आम आदमी पार्टी ने यह नहीं देखा कि उनकी छवि साफ सुथरी है या नहीं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। यही वजह कि इस बार गुजरात विधानसभा के चुनाव में क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले सबसे ज्यादा उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के हैं। इनकी संख्या बीजेपी के इस तरह के उम्मीदवारों से डबल है और यह बात सामने आई एडीआर की एक रिपोर्ट में। एडीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव में 1621 यानी 1621 उम्मीदवारों में से 330 ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। इस मामले में आपराधिक छवि के 61 उम्मीदवारों के साथ आम आदमी पार्टी टॉप पर है। आम आदमी पार्टी गुजरात में 181 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और मतलब यह हुआ कि उसका हर तीसरा उम्मीदवार दागी है। 60 दागी उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के साथ नेक एंड नेक चल रही है, यानी कांग्रेस के भी हर तीसरे कैंडिडेट पर क्रिमिनल केसेस हैं, जबकि बीजेपी के 32 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो कम तो कोई नहीं है। गुजरात में चुनाव लड़े जिन 330 उम्मीदवारों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, उनमें से 192 ऐसे हैं जिनके खिलाफ मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और बलात्कार जैसे गंभीर केसेस हैं। इनमें भी 43 उम्मीदवारों के साथ आम आदमी पार्टी टॉप पर है। कांग्रेस 28 ऐसे उम्मीदवारों को लड़ा रही है और बीजेपी 25 उम्मीदवारों के साथ मैदान में है। अहमदाबाद की 10 क्रोई सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही किरण पटेल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज है। पाटन सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार किरीट पटेल पर हत्या की कोशिश का केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर।
जबकि पंचमहल जिले की शेरा सीट से लड़ रहे बीजेपी के जेठा भारवाड़ पर रेप और किडनैपिंग जैसे मामले दर्ज हैं। अब मैं आपको दिल्ली के चुनाव का रंग दिखाता हूं। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट पर तो पुलिस ने आज ही मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली के वार्ड नंबर 19 से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जोगेंद्र सिंह उर्फ बंटी पर आरोप है कि उन्होंने एक पार्टी में पिस्टल लहराई थी। जोगेंद्र सिंह का यह वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया है। एमसीडी चुनाव के लिए वोट 4 दिसंबर को डाले जाने वाले हैं। प्रचार के लिए बस 2 दिन और बचे हैं, इसलिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ने प्रचार में आज पूरी ताकत लगा दी। बड़े बड़े नेता दिल्ली वालों से वोट मांगने के लिए मैदान में उतरे। बीजेपी की तरफ से कई बड़े नेताओं ने दिल्ली में प्रचार किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, भूपेंद्र यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एमसीडी के चुनाव में गली गली जाकर प्रचार किया। इसके अलावा बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, दिल्ली के एमपी मनोज तिवारी और रवि किशन ने भी बीजेपी के लिए वोट मांगे। शिवराज चौहान ने साईं मंदिर से पुश्ते तक रोड शो किया। मनोज तिवारी ने मधु विहार और रिठाला में चुनाव प्रचार किया। भोजपुरी स्टार रवि किशन ने पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज और आचार्य निकेतन मार्केट के लोगों से अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंडोली में रोड शो किया। सिंधिया ने कहा कि केजरीवाल ने जेल में बंद एक मुलजिम को मंत्री बना रखा है, अब तो उनकी पार्टी का नाम बदल देना चाहिए। जो व्यक्ति और जो मंत्री जेल में बैठा हुआ है, जो पार्टी ईमानदारी की पाठ पढ़ाती है पूरे देश को, वो पार्टी जो व्यक्ति जेल में पड़ा हुआ है वो आज भी दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य मंत्री है। और जो वीडियो निकल रहे हैं, आम बंदी जो जेल में होता है क्या उसकी मालिश की जाती है? आम बंदी जो जेल में होता है क्या दूसरे व्यक्ति से वहां झाड़ू लगाई जाती है उस कमरे में? आम बंदी जो जेल में होता है उसे इस तरीके से खाना दावत के रूप में खिलाया जाता है। तो मैं तो कहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी नहीं, इसका तो नाम हमें बदलना चाहिए और दीवाने खास पार्टी बनाना चाहिए। अब आपको दिल्ली के चुनाव का एक और रंग दिखाता हूं। लाजपत नगर में नितिन गडकरी ने एक पब्लिक मीटिंग का एड्रेस किया। गडकरी का अलग अंदाज है। उन्होंने कहा केंद्र की सरकार दिल्ली के विकास के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर रही है। गडकरी ने कहा कि दूसरे शहरों से दिल्ली की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वो खुद काफी जोर दे रहे हैं। इतनी अच्छी सड़कें बन रही हैं कि अगले साल जनवरी से दिल्ली से जयपुर, देहरादून और हरिद्वार 2 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। गडकरी ने कहा कि दिल्ली में पॉल्यूशन और ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म करने के लिए भी काफी काम किया जा रहा है। अगले साल की जनवरी शुरू होने के पहले दिल्ली से हरिद्वार केवल 2 घंटे में होगा। एक नया रोड हम बना रहे हैं। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, और दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई केवल 12 घंटे में आप पहुंच जाओगे। दिल्ली के चुनाव के सिलसिले में आज केंद्रीय अर्बन एंड हाउसिंग मिनिस्टर हरदीप पुरी ने भी मीडिया से बात की। उनके साथ दिल्ली के सारे बीजेपी एमपीज मौजूद थे। हरदीप पुरी ने वादा किया कि एमसीडी का चुनाव जीतने के बाद बीजेपी अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज करेगी। प्रधानमंत्री उदय योजना से 50 लाख लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा हरदीप पुरी ने कहा कि झुग्गी झोपड़ियों का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। इनमें रहने वालों को पक्के मकान दिए जाएंगे। हाँ, झुग्गी वहां मकान, कुछ 10 लाख लाभार्थी होंगे इसके। हमने मैनिफेस्टो में भी फिगर दिया है कुछ, पर ओवरऑल ये फिगर 10 लाख के करीब होगा। जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं उसमें भी अभी मैं डिटेल में जाता हूं, जिसमें पहले की जो राज्य सरकारें थी, कांग्रेस पार्टी की और आम आदमी पार्टी की,
ये 2006 से मसला लटकता आ रहा है। इन्होंने 2021 में जब हमें कहा कि इनको और 2 साल चाहिए वो ग्राउंड सर्वेस करवाने के लिए, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय किया कि अब बहुत हो गया, अब केंद्रीय सरकार इसको कर देगी। हमें उम्मीद है कि पीएम उदय जो रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज कॉलोनीज है, इसमें करीब हमारे 50 लाख नागरिकों को बेनिफिट मिलेगा। बीजेपी ने मुख्यमंत्रियों और केंद्र सरकार के भारी भरकम मंत्रियों को दिल्ली के एमसीडी चुनाव में उतारकर इलेक्शन कैंपेन को काफी इंटरेस्टिंग बना दिया है। एक जमाने में यह कोई सोच भी नहीं सकता था कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन में इतने सारे मंत्री और इतने सारे मुख्यमंत्री नुक्कड़ सभाएं करेंगे, गली गली जाकर वोट मांगेंगे। लेकिन यह बदलाव नरेंद्र मोदी ने किया है, ये उनका स्टाइल है। इलेक्शन कोई भी हो, वो हर चुनाव को बड़ी शिद्दत से लड़ते हैं, पूरी ताकत से लड़ते हैं। और केजरीवाल आज इसी तरह के भारी खबर का कैंपेन से शिकायत करते दिखाई दिए। उन्होंने आज दिन में कई बार गिनाया कि बीजेपी ने कितने मंत्री और कितने मुख्यमंत्री एमसीडी चुनाव के लिए मैदान में उतार दिए हैं। वैसे केजरीवाल खुद भी दिल्ली के अपने सारे मंत्रियों और अपने अलावा पार्टी के इकलौते दूसरे मुख्यमंत्री भगवंत मान को गुजरात के चुनाव मैदान में उतार चुके हैं। वो खुद भी गुजरात में 2 दिन गुजारने के बाद आज दिल्ली आए। आज केजरीवाल ने नॉर्थ दिल्ली के मलकागंज इलाके में रोड शो किया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि 15 साल से एमसीडी चला रही बीजेपी ने कुछ भी काम नहीं किया, इसलिए जनता अब आम आदमी पार्टी को मौका दे। केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी उनके हाथ में आ गई तो दिल्ली की सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर देंगे। और उन्होंने कहा जब वो अपने काम गिनाते हैं तो बीजेपी के नेता उन्हें गाली देते हैं। अगर जनता ने फिर बीजेपी को वोट दिया तो वो दिल्ली वालों की जिंदगी नर्क बना देंगे। आज दिल्ली में हमारी सरकार, अभी तक बड़ी कंफ्यूजन थी, ये पतली गली एमसीडी की, ये बड़ी सड़क दिल्ली सरकार की, ये नाली एमसीडी की, ये नाला दिल्ली सरकार का, ये पानी, बड़ा कंफ्यूजन था। अब सारा हमारा है, दिल्ली सरकार भी हमारी है, अब नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी आने वाली है। तो नहीं, सारे काम कराऊंगा मैं, आपके सारे काम कराऊंगा, एक एक काम कराऊंगा, मैं भी करूंगा, मेरा एमएलए भी करेगा, मेरा पार्षद भी करेगा। लेकिन अगर आपने उनका पूछा तो वो 5 साल पढ़ाई करेगा। तो एक चीज समझ लो, उनका पार्षद मत चुनना, अगर गलती से भी चुन लिया 5 साल नरक कर देगा आपकी जिंदगी। केजरीवाल को जवाब दिया शिवराज सिंह चौहान ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनता को केजरीवाल से सावधान रहने को कहा। शिवराज ने कहा कि केजरीवाल ने तो अपने गुरु तक को ठग लिया, वो जनता को भी नहीं छोड़ेंगे। हम काम करते, कूड़ा घर की जगह लाइब्रेरी बना के दे दी, और केजरीवाल झूठ बोले कौआ काटे, केजरीवाल से डरियो, धोखा दे के निकल जाएंगे, तुम देखते रहिए। केवल प्रचार, केवल खोखला प्रचार। ये जो आप पार्टी है ना, केवल खोखला प्रचार। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा। सबसे पहले तो गुरुदेव को ही निपटाया, अन्ना हजारे जी। ये ऐसे भस्मासुर है कि सबसे पहले गुरु का ही कबाड़ा कर दिया, किसी को छोड़ा नहीं। आज बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर एक नया आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल ने मोहल्ला सभा बनाकर दिल्ली के विकास का जो प्लान बनाया था वो झूठा था, जनता से फरेब था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने 12 विधानसभाओं में डेवलपमेंट के काम के लिए 20 करोड़ रुपए दिए थे, उन पैसों का क्या हुआ किसी को नहीं पता। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने कहा कि जब आम आदमी पार्टी से इस फंड के बारे में पूछा गया तो जवाब नहीं मिला, और जवाब में कहा गया कि नहीं मालूम। फिर मनीष सिसोदिया से पूछा गया तो उन्होंने कहा पता नहीं। पात्रा ने कहा इन पैसों से विकास के जो काम होने थे वो हुए नहीं।
किसी नेता के पास पैसे का हिसाब नहीं तो फिर 20 करोड़ रुपए कहां गुम हो गए, और इसका जवाब केजरीवाल को देना चाहिए। कुल मिलाकर के 20 करोड़ रुपए इस पूरे काम के लिए ईयरमार्क किए गए थे कि 20 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे इन 12 असेंबली को, 55 लाख हर असेंबली को, और इनके माध्यम से डेवलपमेंट का काम होगा। 2 वर्षों के बाद जब इन सभाओं में जाकर, मोहल्ला सभाओं में जाकर जो इनकी कन्वीनर थे, हर मोहल्ला सभा के 2-2 कन्वीनर थे, जब उनसे पूछा गया कि वो 55 लाख रुपए कहां है, ये 20 करोड़ रुपए कहां है, तो आपको जान के आश्चर्य होगा, अभी तक उसका हिसाब नहीं मिला है। जो एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया था कि हम इस पैसे से रोड बनाएंगे, हम इस पैसे से आपके लिए पार्क बनाएंगे, आपके लिए लाइब्रेरी बनाएंगे, वो सारे जगह आगे इन्वेस्टिगेशन में देख सकते हैं, लिखा गया है कि वो सारे जगह खाली पड़े हुए हैं। जो मोहल्ला सभा के लिए ईयरमार्क किया गया था कि इस जगह पे मोहल्ला सभा के माध्यम से करोड़ों खर्च करके एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, वो स्थान खाली पाए गए हैं, उनमें कुछ भी नहीं बना है। इसमें कोई शक नहीं कि केजरीवाल दिल्ली में बीजेपी को लगातार कड़ी टक्कर देते रहे हैं और वो बड़ी चतुराई से अपनी रणनीति बदलते हैं। कुछ दिन पहले तक केजरीवाल हर रोज बीजेपी के नेताओं पर एमएलए खरीदने का आरोप लगाते थे, सरकारें बनाने गिराने पर कितने करोड़ खर्च किए ये गिनाते थे। लेकिन जब बीजेपी ने करप्शन को लेकर काउंटर अटैक किया, उनकी सरकार पर घोटालों के आरोप लगाने शुरू किए, तो केजरीवाल ने चाल बदल ली। अब वो कहते हैं मैं सिर्फ काम की बात करता हूं, हेल्थ और एजुकेशन की बात करता हूं, बीजेपी मुझ पर आरोप लगाती है। लेकिन अब बीजेपी के नेता उनके एजुकेशन और हेल्थ के कामों में घोटाले भी गिनाने लगे हैं। आम आदमी पार्टी की मुश्किल पंजाब में भी है। पंजाब में आज पुलिस ने किसानों को लाठियों से पीटा, बेरहमी से मारा, और हैरानी की बात यह कि किसानों पर लाठीचार्ज की घटना खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के जिले संगरूर में हुई, उनके घर के पास हुई। किसान मनरेगा के तहत रोजाना की मजदूरी बढ़ाने और दलितों को 100 वर्ग के प्लॉट्स देने की मांग कर रहे थे। आज किसानों और मजदूरों का एक जत्था भगवंत मान के घर की तरफ जा रहा था। पुलिस का भारी बंदोबस्त था। पुलिस ने किसानों को मुख्यमंत्री के घर की तरफ बढ़ने से रोका तो किसान नाराज हो गए, उन्होंने विरोध किया। इसके बाद पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी, किसानों और मजदूरों को पीटा गया। पुलिस वाले नहीं चाहते किसान किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर तक पहुंचे। जब किसानों को सीएम के घर तक नहीं जाने दिया तो वो उस कॉलोनी के गेट पर धरने पर बैठ गए जिसमें भगवंत मान का घर है। संगरूर के एसपी ने बाद में दावा किया कि लाठीचार्ज तो हुआ ही नहीं। जी, लाठीचार्ज बिल्कुल नहीं किया गया। यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, और कुछ एक फ्रैक्शन जो इनका है प्रोटेस्टर्स का, उसने थोड़ा एग्रेसिव होकर पुलिस के साथ में स्कफल करने की कोशिश की, तो जिसको इनके मोतबार लोगों ने और पुलिस के अफसरों ने बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से उसको साइड में करके और जो है इस धरने को पीसफुली रखवाया है। और किसी भी तरीके का स्कफल, एग्रेसिव स्कफल जो है पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच में नहीं हुआ है। और धरना जो है, उनकी जो डिमांड्स है वो हमने डीसी साहब के थ्रू सीएम साहब के ऑफिस से साथ में टाई अप करके और इनका मीटिंग का शेड्यूल हम करवा रहे हैं, तो बाकी सिचुएशन पीसफुल है। ये बात सही कि किसानों के इस प्रोटेस्ट को संभालना पुलिस के लिए मुश्किल काम था। पुलिस ने समझदारी से काम लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी तो खुद को किसानों की सबसे बड़ी हितैषी कहती है। इसीलिए जब किसानों पर लाठीचार्ज हुआ तो बीजेपी को मौका मिला। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का यही असली चेहरा है। आम आदमी पार्टी ने जो आज संगरूर में किसानों के साथ किया, वो पार्टी जो गुजरात में जाकर कहती है कि हम किसान हितैषी हैं, और यहाँ पर किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। जो किसान अपना हक लेने के लिए भगवंत मान के घर पहुँचते हैं, पिछले 2 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, चीख चीख के कह रहे हैं भगवंत मान तुम धोखा मत करो, तुमने वादा किया था, आज हमारे हक दो। हक तो मिलने दूर की बात थी। अन्नदाताओं को
लाठियों से पीटा जा रहा है, औरतों को लाठियों से पीटा जा रहा है, खूनो खून कर दिया गया है। ये भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा है। अरविंद केजरीवाल कतई ना किसानों के हितैषी थे ना होंगे, बल्कि पंजाब का सारा पैसा गुजरात में इलेक्शन में लगा रहे हैं और वहां वो पैसा फूकने पे जब किसान रो रहे हैं और अपने हक मांग रहे हैं तो उनकी आवाज को दबाने के लिए लाठियों से पीटा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल, एक बात याद रखना, ये पंजाब की वो बहादुर लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों को भी उखाड़ फेंका था। अरविंद केजरीवाल, तेरी कुर्सी को उखाड़ फेंकेंगे ये किसान। आपको याद होगा जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पर धरना देकर बैठे थे तो केजरीवाल उन नेताओं में शामिल थे जो बार बार कहते थे कि सरकार किसानों से बात क्यों नहीं करती, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं करती। वो कहते थे मोदी सरकार किसानों पर जुल्म कर रही है, लाठियां बरसा रही है। अब पंजाब में तो उनकी अपनी सरकार है, किसानों पर लाठियां चली, और वो किसको दोषी ठहराएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए आज रेस्ट का दिन था, लेकिन यात्रा को लेकर विवादों में आज कोई ब्रेक नहीं लगा। आज कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ का एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में कमलनाथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से हुई थकान का जिक्र कर रहे हैं। कमलनाथ ये कहते सुनाई देते हैं कि राहुल गांधी अपने सारे नेताओं को अपने हिसाब से हाँकते हैं, रोज 24 किलोमीटर चलते हैं। कमलनाथ ने कहा कि अगर यात्रा के रूट में कुछ और जगहें जोड़ दो तो भी राहुल गांधी जिद करते हैं कि रोज 24 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा। ये कहते कहते कमलनाथ ने यह भी कह दिया कि हम तो 7 दिन से मर रहे हैं। हम तो 7 दिन से मर रहे हैं। हाँ, वो सुबह 6 बजे उन्होंने 2 प्रिंसिपल कि एक है कि 24 किलोमीटर से कम मैं नहीं चल पाते, ठीक है, ये प्रोग्राम में आना चाहिए। तब मैं महाकाल जाऊंगा, टांटिया, मामा और ओंकारेश्वर, ये 3 जोड़ देना और 24 किलोमीटर पर देना। इस सिद्धांत पर आप चलो। कमलनाथ असल में बातें कर रहे थे, इनफॉर्मल बात थी। इंदौर के कथावाचक प्रदीप मिश्रा हैं जिनसे वो ये बात कर रहे थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल उज्जैन में थी। मध्य प्रदेश के बड़े नेता होने के नाते पूरा इंतजाम कमलनाथ ने किया था। वो राहुल गांधी के साथ पैदल भी चले। उज्जैन पहुंचने के बाद जब भारत जोड़ो यात्रा में आज के ब्रेक का ऐलान किया गया तो कमलनाथ इंदौर पहुंचे। कथावाचक प्रदीप मिश्र के प्रोग्राम में शामिल हुए। उन्हें अपना दर्द बताया कि राहुल गांधी किसी की उम्र का लिहाज नहीं करते, बुजुर्ग नेताओं से भी अपने बराबर पैदल चलने की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी यात्रा के दौरान अक्सर अपने साथ चलने वालों से पूछते रहते हैं कि किसी को थकान तो नहीं हो रही। उन्होंने इंदौर में भी कमलनाथ से यही सवाल किया था। इस यात्रा में किसी को थकान नहीं हो रही है, किसी को नहीं हो रही है। जो भी चल रहा है, नहीं अजीब सी, आपको अजीब नहीं लगता? तो अजीब सी बात है, इस यात्रा में जो भी चल रहा है, चाहे वो 10 किलोमीटर चल रहा है, 25 किलोमीटर चल रहा है, जो भी जितना भी चल रहा है, थकान किसी को नहीं हो रही है। अब आज थकान को लेकर कमलनाथ का वीडियो वायरल हो गया। बीजेपी को एक और मौका मिला। बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाए। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी यात्रा नहीं पाखंड कर रहे हैं, एक इवेंट बना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम 7 दिन से मर रहे हैं। मैंने ये भी सुना कि कैसे उन्होंने अपनी शर्तों पे प्रोग्राम में टंटिया मामा के यहाँ, बाबा महाकाल के यहाँ, अन्य जगह जाने के लिए आपसे जुड़वाया। पीड़ा स्वाभाविक है आपकी। इससे उनका धार्मिक और जनजाति के प्रति जो पाखंड है वो भी स्पष्ट आपकी जुबानी हो रहा है। मैं राहुल गांधी जी से भी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग शारीरिक रूप से अगर अस्वस्थ हैं तो उनको ऐसे जबरदस्ती न चलाएं कि उनको मरने तक की बात करनी पड़े। आपका इवेंट कहीं किसी के लिए नुकसानदायक ना हो जाए। कमलनाथ ने जो कहा उसमें जो गलत नहीं है। आपसी बातचीत में, इनफॉर्मल बातों में ऐसी बातें कह दी जाती हैं। कमलनाथ की उम्र 76 साल है। कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में रहकर आए हैं।
राहुल गांधी की उम्र 52 साल है। बहुत फर्क है, सबके साथ एक जैसी एनर्जी तो दिखाई नहीं दे सकती। मुझे लगता है राहुल गांधी को अपने साथ चलने वाले कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की उम्र का ख्याल तो रखना चाहिए। वैसे कमलनाथ को इस बात के लिए शुक्र मनाना चाहिए कि वो नरेंद्र मोदी की पार्टी में नहीं है। वहां तो 75 साल के बाद मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाता है। चाइना के सबसे बड़े उद्योगपति, सबसे बड़े कारोबारी जैक मा को लेकर जारी सस्पेंस आज खत्म हो गया। आज पता चला कि अलीबाबा कंपनी के फाउंडर जैक मा आजकल जापान में रहते हैं। पिछले कई महीनों से जैक मा की कोई खबर नहीं मिल पा रही थी। उनके बारे में तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब ब्रिटेन के अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया है कि जैक मा अपने परिवार के साथ जापान में रह रहे हैं। उन्होंने जापान में भी मीडिया से दूरी बनाई हुई है। असल में 2 साल पहले जैक मा ने शी जिनपिंग सरकार की नीतियों की आलोचना की थी। उसके बाद से ही वो लापता हो गए थे। जैक मा के बयान के बाद चाइना की सरकार ने उनकी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। उन्हें कई तरह के बिजनेस करने से रोक दिया गया था। उसके बाद से आशंका जताई जा रही थी कि शी जिनपिंग सरकार ने क्या जैक मा को अरेस्ट कर लिया है, क्या उनकी हत्या कराई जा सकती है। लेकिन अब उनके जापान में होने की खबर आई, सबको राहत मिली है। जैक मा सिर्फ एक उद्योगपति नहीं है, दुनिया के करोड़ों नौजवानों के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।